साइफर क्या है? व्हाट इज़ साइफर? साइफर एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को एक मैसेज कोडेड फॉर्म के अंदर भेजता है। साइफर एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई नॉर्मल इंडिविजुअल समझ नहीं सकता। देखें हुआ क्या, अरब जो हैं वो तजारत की गरज से या किसी भी वजह से यूरोपियन लोगों के पास जा गए या फिर यूरोपियन लोग जो हैं वो अरब्स के पास आए। अब अरबियों के पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद थी उनमें से बहुत सारे डिजिट्स मौजूद थे। उन डिजिट्स में से एक डिजिट सिफर था। अब सिफर को यूरोपियन लोग प्रॉपरली समझ नहीं सकते थे, इस सिफर से फिर साइफर निकला। इसीलिए जो साइफर है वो एक ऐसी स्टेटमेंट को बोलते हैं जिसको प्रॉपरली समझा नहीं जा सकता। इसी सिलसिले के अंदर आपको एक बड़ी मशहूर कहावत बताता चलूँ। जब यूरोपियन लोगों को किसी भी बात की समझ नहीं आती या उनको कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो जब समझ नहीं आती तो वो कहते हैं, ओह दिस स्टेटमेंट इज़ टोटली इनकम्प्रीहेंसिबल लाइक अ सिफर। अब इसी तरह मैं आपको व्हाट्सएप की एक मिसाल देता चलूँ। व्हाट्सएप के अंदर एक इंडिविजुअल या आप खुद एक मैसेज भेजते हैं और वो जो मैसेज है आपके मोबाइल से व्हाट्सएप की टेक्निकल टीम को पहुंचता है। वो उसको इनकोडेड फॉर्म के अंदर पढ़ सकते हैं मगर वो नहीं पढ़ सकते। व्हाट्सएप की टेक्निकल टीम आपका भेजा हुआ मैसेज आपके भेजे हुए कॉन्टैक्ट के ऊपर सेंड करता है, जिसकी वजह से उसको डीकोड कर दिया जाता है और अल्टीमेटली आपका पैगाम व्हाट्सएप की टेक्निकल टीम से होता हुआ दूसरे इंडिविजुअल तक पहुंचता है और वो पढ़ सकता है। अब साइफर जो है वो टोटली नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए इनकम्प्रीहेंसिबल चीज़ है। अब डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के अंदर जो तमाम ममालिक हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को इनकोडेड फॉर्म के अंदर दूसरों तक पहुंचाते हैं। एंशियंट इजिप्ट्स वो सबसे पहले लोग हैं जिन्होंने साइफर को इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश की। अब इसी सिलसिले के अंदर मैं आपको सीज़र साइफर की मिसाल देता चल दूँ। सीज़र साइफर बेसिकली एक पैगाम है जो कि जूलियस सीज़र ने 50 BC के अंदर जंग के दौरान अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए यूज़ किया। उसने क्या किया, उसने 3 शिफ्ट रूल को फॉलो किया। मिसाल के तौर पे उसने अल्फ़ाबेट्स में से ए को डी के साथ और ई को एच के साथ रिप्लेस कर दिया और इसकी की को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। अब इस तरह जो फाइनल डेस्टिनेशन पर बैठे हुए लोग थे वो ही उस की को डीकोड कर सकते थे। अब मैं आपको नाज़ी जर्मनी की मिसाल देता चलूँ जिसके लीडर हिटलर थे। हिटलर की फ़ौज ने एनिग्मा मशीन्स को इस्तेमाल किया और इतने मुश्किल साइफर्स बनाए जिसके पॉसिबल सोल्यूशन तकरीबन 15 ट्रिलियन 800 बिलियन बनते थे। इसके मुकाबले में जूलियस सीज़र के जो पॉसिबल सोल्यूशन थे वो तकरीबन 25 थे। अब मज़े की बात यह है कि नाज़ी जर्मनी के बनाए हुए साइफर को यूके, फ्रांस और एलाइज ऑलमोस्ट 10% इस मैसेजेस को क्रैक कर पाए। साइफर के अंदर वर्ड्स और फ्रेजेस को हम नंबर्स और लेटर्स की सूरत में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो मेन मकसद होता है, जो मेन मैसेज होता है उसे आप प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं और जो इनकोडेड मैसेज होता है उसे आप साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। वक्त गुजरता गया, लेटर्स के बाद एनिग्मा मशीन्स आई और अब इस वक्त दुनिया के अंदर डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह या एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में पहुंचाने के लिए एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स, जिसे आप AES भी बोलते हैं, इस्तेमाल होने लगे। चलें, अब ये तो हमने देख लिया कि साइफर होता क्या है। अब हम ये देखते हैं कि साइफर को भेजा कैसे जाता है। साइफर भेजने के बहुत सारे तरीके हैं मगर आजकल के दौर में जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं वो सिर्फ 2 हैं। पहला तरीकाकार ये है कि पैगाम को डिप्लोमेटिक बैग के अंदर डाल दिया जाता है और डिप्लोमेटिक कोरियर्स उसको अपने साथ ले जाते हैं या फिर उस डिप्लोमेटिक बैग को कार्गो करवा दिया जाता है। इस डिप्लोमेटिक बैग के अंदर पड़े हुए साइफर की हमेशा एक सेपरेट डिप्लोमेटिक बैग के अंदर भेजी जाती है। अब दूसरा तरीका जो ज़्यादा सिक्योर है और जिसको CIA, ISI या जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसको इस्तेमाल करते हैं वो ये है। इस मेथड के अंदर सेंसिटिव मैसेज को जो इंटरनेट का डेटाबेस है उसके ऊपर अपलोड कर दिया जाता है और जिस पार्टी तक उसको पहुंचाना होता है वो पार्टी उसको डाउनलोड कर सकती है और अल्टीमेटली उसको डीकोड करके उसका पैगाम समझ सकती है।
अब पाकिस्तान के अंदर जो साइफर की कहानी है, इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। सितंबर 2020 पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि पाकिस्तान की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलायंस था, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ अपना जो स्टांस है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे। 2021 के आखिर में पीडीएम का अलायंस, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलायंस है, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। 7 फरवरी 2022 को इमरान खान का दौरा रूस कंफर्म कर दिया जाता है, जिसके साथ साथ रशिया का यूक्रेन के ऊपर अटैक की भी स्पेकुलेशंस होती हैं। 11 फरवरी 2022 को मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत के अंदर पीडीएम की गवर्नमेंट, पीडीएम का अलायंस बेसिकली इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मुकम्मल तौर पर फैसला कर लेते हैं। इसी दौरानिया के अंदर पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर, उस वक़्त के फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी एक बात का क्लेम करते हैं कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र ने पाकिस्तान के अंदर अपने काउंटर पार्ट को बुलाया है और कुछ पैगामात देने की कोशिश की है। उन पैगामात में से एक पैगाम ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दौरा रूस कैंसिल कर देना चाहिए। रूस के वज़ीर-ए-आज़म के रूस जाने से पहले जो वहाँ से एक टेलीफोन कॉल आती है और उस टेलीफोन कॉल में एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क से ये तकाजा किया जा रहा है कि उसका बायलैटरल विजिट है उसको उससे अब ला ताल्लुक हो जाए, उसको कैंसिल कर दें। 24 फरवरी 2022 को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस के दौरे के लिए चले जाते हैं और तकरीबन उसी दिन ही रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देता है। 7 मार्च 2022 को यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स डोनाल्ड लू, उनकी मुलाकात पाकिस्तान के एम्बेसडर के साथ होती है। ये मुलाकात असद मजीद की रहाइशगाह पर होती है और डिप्लोमेटिक केबल्स को इस्तेमाल करते हुए एक पैगाम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स को, फॉरेन मिनिस्ट्री को पहुंचाया जाता है। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की एक मीटिंग होती है जिसको इमरान खान खुद भी अटेंड करते हैं और उसके अंदर एक स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से जाती है कि वो लैंग्वेज जो कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होनी चाहिए, फॉरेन जो अफेयर्स के एम्बेसडर्स हैं, वो लैंग्वेज टोटली अनडिप्लोमेटिक है। और ये भी कहा जाता है कि वो लैंग्वेज ना सिर्फ अनडिप्लोमेटिक है बल्कि वो पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर यूएस की तरफ से इंटरफेरेंस है। तो इसके अंदर फिर एक फ़ैसला किया जाता है कि पाकिस्तान इस अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज और इंटरफेरेंस की वजह से प्रॉपर तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को कंसीडर करते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा। तो इसी तरह उसी दिन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो यूएस के एम्बेसडर्स हैं उनको जो एहतजाजी नोट है, डिमार्श है, रिकॉर्ड करवा दिया जाता है, उनके हैंड ओवर कर दिया जाता है। 2 मई 2022 को इमरान खान जो उस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे, अपनी मुख्तलिफ़ तकारीर के अंदर कहते हैं कि जो बाइडन से क्वेश्चन करते हैं कि क्या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अपनी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू रिमूव करने की वजह से आपने मुल्क पाकिस्तान की आवाम के अंदर प्रो अमेरिकन या एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स किसको उजागर किया है? यकीनन एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स आपके लिए ज़्यादा हुए हैं। इमरान खान ने डोनाल्ड लू की लैंग्वेज को ना सिर्फ अनडिप्लोमेटिक और इंटरफेरेंस का नाम दिया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड लू को फौरी तौर पर फारिग कर देना चाहिए, उनको फायर कर देना चाहिए। इसके साथ साथ उनका एक बयान ये भी था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनके ताल्लुकात काफ़ी बेहतर थे, मगर जो बाइडन की अफ़गानिस्तान की पॉलिसीज़ के साथ हम आहंगी पाकिस्तान की ना होने की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर इख्तलाफात कंटिन्यूसली बढ़ते चले। अब हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। इन 2023 इंटरसेप्ट ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जिसमें उनका क्लेम था कि जी ये वही वाला साइफ़र है, ये वही वाली इंफॉर्मेशन है जो अमेरिकन्स ने पाकिस्तान को भेजी थी। तो आपको पता चल गया कि साइफ़र क्या है,
कैसे भेजा जाता है और अभी तक पाकिस्तान के अंदर इसकी कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये साइफ़र रियल है। इस बात को समझने के लिए हमें 4 चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। द वेरी फर्स्ट वन इज़ यूनाइटेड स्टेट्स का दूसरे ममालिक के साथ प्रीवियस रिकॉर्ड, सेकेंडली पाकिस्तान का रिकॉर्ड। अब तीसरे नंबर पे जो बात आती है वो ये है यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस इन द लाइट ऑफ प्रेशराइजेशन। एंड द लास्ट वन इज़ इस साइफर के रिलीज़ होने के बाद यूएस का क्या रिस्पॉन्स रहा। तो सबसे पहले देखते हैं यूएस रिकॉर्ड। नॉर्थ से लेकर अगर हम डाउनवर्ड्स जाना शुरू करेंगे तो यूएस के ऊपर कलर रेवोल्यूशन का इल्ज़ाम लगाया जाता है और ये भी कहा जाता है कि जिन ममालिक के अंदर कलर रेवोल्यूशन आए उन ममालिक के अंदर प्रोटेस्ट यूएस स्पॉन्सर्ड थे और हुकूमतों को भी यूएस की विल की बुनियाद पर चेंज किया गया। नाउ व्हाट इज़ कलर रेवोल्यूशन? कलर रेवोल्यूशन को समझने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, सो हम इसको सिर्फ 2 लाइनों में समझने की कोशिश करते हैं। 21वीं सदी के आगाज़ में ही 2003 में जॉर्जिया, यूक्रेन और किर्गिस्तान जो कि पहले यूएसएसआर का पार्ट थे वहाँ पर एहतजाज शुरू हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी नहीं थी, या हम दूसरे अल्फाज में कहें तो इनका गवर्नमेंट स्टाइल यूएस की गवर्नमेंट के स्टाइल से डिफरेंट था और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स को लेकर इन ममालिक के अंदर कलर रेवोल्यूशन का इल्ज़ाम लगाया जाता है। मगर दूसरे ममालिक जिनके अंदर रशिया, बेलारूस वगैरह हैं, इनके अंदर कलर रेवोल्यूशन कामयाब ना हो सकी। अब अगर हम कलर रेवोल्यूशन से हट के देख लें तो बहुत सारे दूसरे ममालिक भी ऐसे हैं जिनके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स को कहा जाता है कि इन्होंने बाकायदा तौर पर प्लान करके उनकी गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश की है, जैसा कि ईरान, नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला। अब इस डिफरेंस की वजह से प्रेशर डेवलप होता है और यूएस उन ममालिक के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। इसके अलावा यूएस अपने ही एलाइज यानी यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर भी मुख्तलिफ औकात में प्रेशर डालता रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यूएस चाइना को अपना दुश्मन समझता है और वो ये चाहता है कि जितने भी उसके दोस्त हैं वो भी चाइना को अपना दुश्मन समझें। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को भी कहा कि तुम रशिया से अपना तेल नहीं खरीदोगे, लेकिन इंडिया ने नहीं मानी। अब ऐसा क्यों नहीं हो सका? इसकी 2 वजूहात हैं। बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज़, इवन वो यूरोपियन एलाई से भी बड़ी इकोनॉमी है। सो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना मतलब अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। नंबर 2, यूएस चाहता है कि इंडिया चाइना के खिलाफ जाने के लिए यूएस की मदद करे। अब यहाँ पे आपसे मेरा एक सवाल है, चाइना को अमेरिकन क्यों चाहते हैं कि वो गिर जाए, हालांकि उसकी तो कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है। अब मेरे इंडियन फ्रेंड्स के लिए मेरे पास एक मैसेज है, लुकिंग एट पास्ट एंड प्रेजेंट। अगर फ्यूचर के अंदर इंडिया राइज करता है तो यूएस इंडिया को नीचे गिराने के लिए ये तमाम हथकंडे दोबारा अपनाएगा। इसके अलावा यूएस के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने मुस्लिम ममालिक के मेजर लीडर्स जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी, सद्दाम हुसैन, इनको मरवाया, जो कि यूएस के ख़िलाफ़ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस समझे जाते थे। इन तमाम मिसालों से हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि यूएस किसी भी आज़ाद मुल्क की सालमियत को, सॉवरेनिटी को थ्रेट कर सकता है। इसीलिए अगर ये साइफर बिल्कुल रियल है तो मैं इस इशू को पॉलिटिकल नहीं नेशनल इशू समझता हूँ। नो मैटर आइदर देयर इज़ एन इमरान खान और शहबाज शरीफ, आप गलत को गलत ही कहेंगे। मज़े की बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स का इन लीक्स के ऊपर रिस्पॉन्स बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। इसी असना के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ये कहते हैं कि मैं नहीं बता सकता कि ये डॉक्यूमेंट असली है या नकली, मगर मान लीजिए कि अगर ये असली है भी तो इसके अंदर किसी तरीके से भी ये साबित नहीं होता कि यूनाइटेड स्टेट्स ये चाहता है कि पाकिस्तान का लीडर कौन होगा।
उसने मज़ीद बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स को इमरान खान की पॉलिसी से इख्तलाफ ज़रूर था। अब मैथ्यू मिलर के जवाब के बाद जो जर्नलिस्ट हैं वो उनसे फ़ौरन क्वेश्चन करते हैं कि आपका कहने का मतलब ये है कि आपका जो साइफ़र था वो बिल्कुल सही है, जिसके ऊपर उनको इंटरप्ट कर दिया जाता है। तो जर्नलिस्ट अपने क्वेश्चन को ख़त्म करते हुए मैथ्यू मिलर से सवाल पूछते हैं कि फिर आप इमरान खान की हुकूमत को हकीकत में गिराना चाहते थे, जिसके ऊपर मैथ्यू मिलर जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं वो कहते हैं क्लोजिश। अब आप क्लोजिश का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब है वेरी क्लोज, जिसकी एक्सप्लेनेशन भी बाद में देते हुए उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर जो क्लोजिश है उसका मतलब ना यस है ना नो है, बल्कि आप इसको वेरी क्लोज कंसीडर करते हैं। और पूरी दुनिया के अच्छे डिप्लोमेट्स कभी भी यस और नो के अंदर जवाब नहीं देते। अब इस सारी बहस से हमें एक बात की कंफर्मेशन तो हो गई है कि ये जो साइफर का लिंक था ये रियल था। अब हम ये देखते हैं कि यूएस ने ऐसा क्यों किया। इसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। इसकी पहली रीज़न है रशिया यूक्रेन वॉर। 1990 तक दुनिया में दो बड़ी ताकतें थी, यूएस और यूएसएसआर। 1991 के अंदर यूएसएसआर टूट गया, जिसकी वजह से 15 नए ममालिक ने जन्म दिया। यूएसएसआर के टूटने के बाद एक गारंटी दी गई कि नेटो अलायंस, जो कि यूएस के सुपरविजन में है और इसके अंदर बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, वो कभी भी ईस्टवर्ड मूव नहीं करेंगे। ईस्टवर्ड मूव करने का मतलब ये है कि वो नेटो अलायंस उन ममालिक को जो कि पहले यूएसएसआर का पार्ट थे उनको नेटो में शामिल नहीं करेगा। इसी दौरान बहुत सारे दूसरे ममालिक ने नेटो अलायंस को ज्वाइन कर लिया। अब जब यूक्रेन नेटो अलायंस को ज्वाइन करने लगा तो रशिया की कंटिन्यूस वार्निंग के बाद यूक्रेन के नाम मानने की वजह से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। अब रशिया क्या कहता है? रशिया कहता है कि जो डनबास का एरिया है जिसके अंदर रशियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, या तो उसको आज़ाद कर दिया जाए या उसको रशियन टेरिटरी के साथ मिला दिया जाए। अगर हम इसी तनाजुर के अंदर देखें तो रशिया क्रीमिया को भी कंट्रोल करता है। वो 2014 के अंदर इसके ऊपर अटैक करके इसको अपने साथ मिला चुका है। इस जंग को तकरीबन 1.5 साल हो चुका है और दुनिया ग्रुप्स में बंट रही है। अब हम इसको अमेरिकन का पाकिस्तान के साथ बिहेवियर की जो रीज़न है उसको इमिनेंट रीज़न तो कह सकते हैं, मगर ये परमानेंट रीज़न नहीं हो सकती। परमानेंट रीज़न को देखने के लिए हमें हिस्ट्री को थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। माजी में पाकिस्तान यूएस का मेन एलाय रहा है अगेंस्ट द यूएसएसआर इन द कोल्ड वॉर। इसके बदले में पाकिस्तान को अमेरिकन की तरफ से ग्रांट, एड और डॉलर्स मिले हैं। बुनियादी तौर पर 1954 के अंदर अमेरिकन ही की वजह से पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम मिला और पाकिस्तान उन अर्ली ममालिक में शामिल है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे थे। इस सारी सिचुएशन के बाद पाकिस्तान ने अमेरिकन के दुश्मनों के साथ फाइट की। हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने जब भी अपने आप को इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक चलाना चाहा तो अमेरिकन का रिस्पांस लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अब इमरान खान किसी के लिए भी ठीक नहीं रहा। यहाँ पे एक बड़ा ही अहम सवाल है कि क्या पाकिस्तान के लिए इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक चलना नामुमकिन है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान अगर इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग कंट्री होता तो डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जा सकता और इमरान खान डेफिनेटली इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जा सकते, मगर इसके लिए पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा जैसा कि इंडिया ने किया। अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो सिर्फ इसी तरीके से पाकिस्तान की डिपेंडेंसी जो कि लोन्स, ग्रांट्स और एड्स पे है ये ख़त्म होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी इतना ज़्यादा कर्जा है तो पाकिस्तान क्या करे? तो याद रखें, लोन्स कोई वक़्त नहीं रखते जब तक आपकी इकॉनमी और आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है। मिसाल के तौर पे अमेरिकन्स, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा लोन्स हैं मगर उनको इस बात की फ़िक्र नहीं है क्योंकि उनकी इकॉनमी और उनका जीडीपी ग्रो कर रहा है। सो अब तक आप समझ चुके हैं कि साइफ़र क्या है, साइफ़र कैसे भेजा जाता है। जो साइफ़र भेजा गया वो बिल्कुल असल था
और उसकी क्या वजह थी। यहाँ पे आजकल एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन देखने को भी मिल रहा है कि साइफर को लीक किसने किया। ये सवाल बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के मीडिया का माइंडसेट बताता है, जो एक नेशनल इशू को एक पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चलें इसे भी एड्रेस कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये मेरी पर्सनल रीडिंग्स और पर्सनल ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे एग्री करें। सो इस क्वेश्चन के आंसर में कि किसने लीक किया, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जिद कोल है सी उन्हें लीक करता। मगर इंटरसेप्ट के आर्टिकल के मुताबिक उनको ये किसी मिलिट्री के सोर्स ने भेजा है। हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे मिलिट्री है। हम ये देखेंगे कि इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ, जो कि लगता है कि मिलिट्री को इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। अब हम आएंगे इमरान खान की तरफ, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास जो साइफर की कॉपी थी वो एक मिसिंग। अब इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की कॉपी मिसिंग होने की वजह से इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि उनको सज़ा भी हो सकती है। लेकिन साइफर कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिसको कॉपी किया जा सकता हो। इसके लिए फॉरेन ऑफिस से आपको परमिशन की ज़रूरत होती है, इवन के आप प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। और साइफर के ऊपर ख़ास किस्म के पैटर्न्स लगे होते हैं कि अगर कोई इसको कॉपी करके पब्लिश करना चाहे तो वो डेफिनेटली पकड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पे जो उस डॉक्यूमेंट का प्रॉपर टेक्स्ट होता है उसकी एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग है। मिसाल के तौर पे इमरान खान का जो वर्ड इमरान खान है उसके दरमियान में इमरान और ख़ान के दरमियान में किसी को एक स्पेस दे के भेजा जा सकता है, किसी को 2 स्पेसेस दे के भेजा जा सकता है, किसी को 3 स्पेसेस दे के भेजा जा सकता है। अब ये डॉक्यूमेंट जब लीक होगा तो वो उसकी स्पेस और उसके पैटर्न से अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये वाला जो पैटर्न था हमने किस शख्स को भेजा था, जबकि पढ़ने वाले शख्स को सिर्फ ये लगेगा कि ये एक टाइपिंग मिस्टेक है। सो अगर हम इसका पैटर्न देख के अंदाज़ा लगाएं, इसका स्ट्रक्चर देख के अंदाज़ा लगाएं, तो ये चांसेस बहुत कम है कि इसको कॉपी किया जा सके। अब साइफर से के लीक होने से पहले इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट ये भी थी कि अमेरिकन्स इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर शामिल नहीं हैं। मगर जब लीक हुआ है तो उसके बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान की स्टेटमेंट और साइफर का कंटेंट बेसिकली दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी जा सकते हैं। सो पीटीआई की तरफ से साइफर के कंटेंट को लीक करना इमरान खान की स्टेटमेंट के कॉन्ट्राडिक्टरी जाने के बराबर है। मगर आखिर में इमरान खान की बातें किसी हद तक दुरुस्त साबित हुई। इसके बाद अगर हम पीएमएलएन को देखें तो पीएमएलएन को इसका फ़ायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है। सो उनको फ़ायदा ये हुआ है कि इमरान खान के पास जो कॉपी थी वो एक मिसिंग थी, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ पीएमएलएन एक बड़ा केस दोबारा ओपन कर सकती है। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, ये बात मुकम्मल तौर पर लॉजिकल नहीं है क्योंकि साइफर को कॉपी नहीं किया जा सकता। और पीएमएलएन को बुनियादी तौर पर इसका नुकसान क्या हुआ है कि इस लीक की वजह से इमरान खान और ज़्यादा फेमस हो गए हैं। ये भी कहा जाता है कि पीएमएलएन ने इसको लीक किया। मान लीजिए अगर पीएमएलएन ने इसको लीक भी किया तो शहबाज शरीफ को इस बात का इल्म नहीं था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि पीएमएलएन का इस तमाम रोले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर ये बिल्कुल मुमकिनात में से है कि वो जमात जिसको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा उसने इसको लीक किया हो, और आने वाले इलेक्शंस के अंदर ये लीक उस पार्टी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मगर ये सब कुछ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरा ख्याल है कि ये लीक पाकिस्तान से बाहर से हुआ है, इसमें यूएसए या सीआईए शामिल हो सकता है। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि अमेरिकन्स और सीआईए ने इसको किया हो, क्योंकि इस वक्त अमेरिकन्स के पास डेमोक्रेट्स की हुकूमत है और जो इंटरसेप्ट है वो एंटी डेमोक्रेट है। आप इस बात को चेक भी कर सकते हैं कि डेमोक्रेट्स के टाइम के अंदर जो इंटरसेप्ट है अमेरिकन मिलिट्री ने उसको पढ़ना ही मिलिट्री के अंदर बैन कर दिया। मगर ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमें एक नेशनल इशू को एक पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। तो ये साबित हुआ कि जो साइफर है वो बिल्कुल रियल था। मगर अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर बॉम्ब गिरा दें? नहीं, हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क की डेवलपमेंट पे काम करना शुरू कर दें।
क्योंकि बहुत सारे बैरूनी ख़तरात आइंदा आने वाली हुकूमतों को भी गिरा सकते हैं।